अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने नए टॉपिक जो कि कहलाता है प्रतिरोधों का संयोजन। यह भी संधारित्रों के संयोजन से मिलता जुलता ही है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें प्रतिरोधों के संयोजन की ज़रूरत क्या पड़ती है। तो इसका आंसर है कि बहुत सी ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमारे पास उचित परिमाण का प्रतिरोध उपलब्ध नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग प्रतिरोधों के संयोजन से अपने उचित परिमाण के प्रतिरोध को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हमें मान लीजिए ज़रूरत है 1 ओम की और हमारे पास जो उपलब्ध प्रतिरोध हैं वो 5 ओम के हैं या फिर 10 ओम के हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, 1 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए ऐसी स्थिति में हम लोग इन्हीं प्रतिरोधों के संयोजन से 1 ओम का प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो यही हम लोगों को इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। वैद्युत परिपथ की रचना करते समय प्रायः 2 अथवा अधिक प्रतिरोधों का संयोजन आवश्यक हो जाता है और हम कई प्रतिरोधों जिनके परिमाण R1 R2 Rn हैं के संयोजन से एक प्रभावी प्रतिरोध R का निकाय प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और यह प्रभावी प्रतिरोध पेन खत्म। प्रतिरोध संयोजन के तरीके पर निर्भर करता है। वैसे तो कई तरीके हैं संयोजन के, लेकिन हम लोग उसको धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, पता चल जाएगा सबको। लेकिन हम लोग जनरली 2 ही तरह के तरीकों को पढ़ते हैं, है ना। प्रतिरोधों का संयोजन निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। और इसके बारे में आप लोगों को पहले से ही पता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा है पार्श्वक्रम अथवा इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है समांतर क्रम।
या फिर केवल समांतर संयोजन। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रकार के संयोजन की ओर, जो कि है श्रेणी क्रम संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको शुरू करने के पहले आपको बता दें कि प्रतिरोध को प्रदर्शित करने के लिए स्क्विगली लाइन का उपयोग किया जाता है। आप कहेंगे ये स्क्विगली लाइन क्या है? इस तरह की लाइन को हम लोग कहते हैं स्क्विगली लाइन। स्क्विगली, हिंदी में इसको कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी लाइन। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन या फिर रेखा। ओके, और किसी भी संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन तभी कहते हैं जब दो प्रतिरोधों के बीच केवल और केवल एक ज्वाइंट हो, यानी कि एक जगह ही जुड़ाव हो रहा हो, तो ऐसे संयोजन को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो अब कहेंगे कि सर अगर 3 रेजिस्टेंस जोड़ें ऐसे करके तो यहाँ पर तो 2 जगह जुड़ाव हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों को सीधा सीधा बताया गया कि किन्हीं 2 प्रतिरोधों के बीच केवल एक संयोजन होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध केवल एक जगह जुड़े हुए हैं, और ये वाला जो जोड़ है ये दूसरे प्रतिरोध के साथ है, यानी कि ये संयोजन हम लोग कहेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन है। ठीक है, तो उम्मीद है ये याद रहेगा आप लोगों को। तो श्रेणी क्रम संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोगों को पहले एक फिगर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें मान लेते हैं कि हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं ऐसे करके। और अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसमें धारा प्रवाहित तभी होगी जब हम कोई विद्युत स्रोत जोड़ें। तो मान लेते हैं कि एक बैटरी हमने, जिसका विभवांतर V है, हमने इन सभी प्रतिरोधों को एक बैटरी से जोड़ रखा है। ओके, और मान लेते हैं कि पहला प्रतिरोध R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा R3 है, और इस परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है। धारा I प्रवाहित हो रही है, और बैटरी के दोनों टर्मिनलों को हम लोग कह रहे हैं A और B। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है इधर से चलकर इधर जा रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर से चले हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर पहुँच रहे हैं, तभी तो धारा बह रही है। ओके, यानी कि इस रेजिस्टेंस से, या फिर कहें इस रेजिस्टेंस से, या फिर कहें इस रेजिस्टेंस से, तीनों प्रतिरोधों से होकर समान आवेश समान समय में प्रवाहित हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा है, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन है, उसमें धारा तीनों प्रतिरोधों में समान प्रवाहित होगी। ओके, लेकिन अब विभव तो केवल A और B के बीच विभवांतर भी है, लेकिन अगर हम कहें कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पे जोड़ पे इसके बीच कितना विभवांतर है, इसके बीच कितना विभवांतर है, इसके बीच कितना विभवांतर है, तो ये तो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि विभव जो है अध्यारोपण का सिद्धांत फॉलो करता है। ओके, तो हम मान सकते हैं कि R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V1 है, R2 के सिरों के बीच विभवांतर V2 है, और R3 के सिरों के बीच विभवांतर V3 है। ओके, और ये अध्यारोपण के सिद्धांत का फॉलो करता है, तो इसका मतलब V बराबर होना चाहिए V1 प्लस V2 और V3 के, जैसा कि हम लोगों ने संधारित्रों के संयोजन के समय भी देखा था। तो जैसे ही हम लोग V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 करेंगे, हमको प्रभावी प्रतिरोध पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं।
चित्र में भी विभवांतर की बैटरी के सिरों ए व बी के बीच तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दर्शाए गए हैं। ओके, यदि परिपथ में I धारा प्रवाहित हो तो स्पष्ट है कि तीनों प्रतिरोधों में समान धारा I प्रवाहित हो रही है। यदि तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर क्रमशः V1, V2 तथा V3 विभवांतर उत्पन्न हो तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हमको पता चल जाएगा कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 ही होना चाहिए। ओके, और अगर ऐसा है तो V1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं I इंटू R1 प्लस V2 बराबर होगा I, क्योंकि धारा तो सब में समान बह रही है, प्रतिरोध अलग अलग हैं, R2 प्लस I R3। ओके, I कॉमन ले सकते हैं और पक्षांतर कर सकते हैं, अथवा V बटा I बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के। तो अब हमको पता चल गया कि यदि परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध R हो तो V बटा I बराबर होना चाहिए R के, अर्थात हम कह सकते हैं कि R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। यानी कि वहाँ पे जो परिपथ बना हुआ है उसमें 3 रेजिस्टेंस दिखाए गए हैं। अब हम लोग उसी परिपथ को मॉडिफाई कर सकते हैं एक नए परिपथ में, जिसमें केवल और केवल एक ही रेजिस्टेंस लगा होगा और उसका प्रतिरोध होगा R। ओके, और बैटरी होगी V। तो उस परिपथ में भी धारा कितनी बहेगी? केवल और केवल I ही प्रवाहित होगी, धारा परिवर्तित नहीं होगी, रेजिस्टेंस परिवर्तित कर सकते हैं। ओके, यानी कि अगर श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस को जोड़ा जाएगा तो रेजिस्टेंस हम लोग प्रभावी रेजिस्टेंस जो है इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ओके, इसी प्रकार
यदि n प्रतिरोध, मतलब प्रतिरोधों की संख्या हो गई है n प्रतिरोध R1 R2 R3 डॉट 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 Rn श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा उम्मीद है। तो ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। और इस संयोजन को पढ़ने के बाद हम लोग कुछ विशेष निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे विशेष, और इसमें हम लोग देखेंगे कि पहला विशेष ये मिलता है कि प्रभावी प्रतिरोध, यानी कि उसको हम लोग तुल्य प्रतिरोध भी कहते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध R का मान श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रत्येक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। और यहाँ से ये क्लियर भी है कि जोड़ेंगे तो पक्का है कि इन सभी से ज़्यादा होगा ही। और दूसरा विशेष ये मिलेगा हमको पता है कि V बराबर है V1 प्लस V2 के, अगर दो प्रतिरोध हैं तब दो प्रतिरोध के लिए मान लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखेंगे चूंकि V बराबर V1 प्लस V2 और V1 बटा V2 बराबर IR1 बटा IR2, I से I कट जाएगा, यानी कि V1 बटा V2 हमको मिलेगा R1 बटा R2, ठीक है। तो अगर हम लोग इन दोनों समीकरणों का इस्तेमाल करके V1 और V2 निकालना चाहें तो हमको V1 मिलेगा VR1 बटा R1 प्लस R2 और V2 मिलेगा VR2 अपान R1 प्लस R2। ये मिलेगा, आप लोग निकाल करके देख सकते हैं। और इस फार्मूले का इस्तेमाल हम लोगों को काफ़ी जगह पड़ जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर एक बैटरी है जिसका विभवांतर V है और इसको हम लोग दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम से जोड़ देते हैं, ओके, तो यह विभव दो भागों V1 और V2 में विभाजित हो जाता है। इसीलिए इस तरह के सर्किट को पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट भी कहते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को आगे ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है इस क्लास में ना ज़रूरत पड़े, है ना, लेकिन आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसको नाम दिया जाता है पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, पोटेंशियल डिवाइडर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो विभव है वो डिवाइड हो रहा है, विभाजित हो रहा है, ओके। तो उम्मीद है कि ये क्लियर होगा। और तीसरा विशेष हमको यहाँ पे मिलेगा, यदि दो प्रतिरोधों R1 R2 के श्रेणी क्रम संयोजन में होने वाला शक्ति क्षय P1 व P2 हो तो हमको पता चल जाएगा कि P1 बटा P2 बराबर P बराबर होता है I स्क्वायर R1 बटा
आई स्क्वायर R2 या फिर सीधे लिख सकते हैं R1/R2 और ये बराबर है V1/V2 के बी, यानी कि दोनों विभवांतर, दोनों प्रतिरोध और दोनों शक्ति क्षय का अनुपात नियत रहता है। ओके, तो कोशिश करेंगे कि इसको याद रखें। कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोगों को शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये काफ़ी काम आ सकता है। ओके, अब हमारा अगले प्रकार का संयोजन है समांतर क्रम संयोजन या फिर पार्श्व क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अब तक तो आप लोग इस समांतर क्रम संयोजन के बारे में भी समझ गए होंगे कि यदि दो प्रतिरोधों के बीच दो ज्वाइंट हों, दो ज्वाइंट तभी संभव हैं जब इस तरह से जुड़े हों। ठीक है, दो प्रतिरोधों के बीच दो ज्वाइंट हों तो ऐसे संयोजन को हम लोग कहेंगे समांतर क्रम संयोजन। ओके, और इस स्थिति में जोड़ने के बाद भी हम लोगों को प्रभावी प्रतिरोध निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोध हमने समांतर क्रम में जोड़ रखे हैं कुछ इस प्रकार से। ओके, और इन तीनों के ज्वाइंट से हम लोगों ने एक बैटरी जोड़ रखी है जो भी विभवांतर की है। ओके, और इस बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा I है। ये प्रतिरोध है R1, ये है R2 और ये है R3। तो I धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि आवेश जो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं। ओके, लेकिन जब आवेश यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो अब इनको 3 रास्ते मिल रहे हैं, यानी कि 3 जगह ये विभाजित हो रहे हैं। ओके, यानी कि धारा भी 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लेते हैं कि R1 रेजिस्टेंस में प्रवाहित होने वाली धारा है I1, R2 में है I2 और R3 में है I3। ओके, और जब ये समांतर क्रम संयोजन है, यानी कि विभव इन तीनों प्रतिरोधों में समान होगा, और वो होगा कितना, V के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर बैटरी के टर्मिनल A और B हैं तो A और B टर्मिनल R1 के भी हैं, R2 के भी हैं, R3 के भी हैं। और ये बैटरी क्या कर रहा है, बैटरी के दोनों टर्मिनलों A और B के बीच विभवांतर भी है। तो वही टर्मिनल तो इस प्रतिरोध के भी हैं, इस प्रतिरोध के भी हैं और इस प्रतिरोध के भी हैं। तो इसका मतलब इनके बीच में, इनके सिरों के बीच में भी विभवांतर भी ही होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो इस स्थिति में हमको मिलेगा कि I बराबर होगा I1 + I2 + I3 के। और जैसे ही हम लोग ये करेंगे तुरंत ही हमको इस परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध पता चल जाएगा, जिसको कि तुल्य प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है ना। तो इसके बारे में पहले थोड़ा लिख लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कैसे आ रहा है। चित्र में भी विभवांतर की बैटरी के सिरों A व B के बीच 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं।
ओके। स्पष्ट है कि तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर भी है और यदि तीनों प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2 व I3 हो, तो हमको पता है कि I बराबर होना चाहिए I1 प्लस I2 प्लस I3 के। ओके। और हमको ये भी पता है कि अगर अथवा धारा I 3 भागों में विभाजित हो रही है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, I1 को लिख सकते हैं हम लोग V/R1, I2 को लिख सकते हैं V/R2 और I3 को लिख सकते हैं V/R3। ऐसा क्यों? चूँकि V बराबर I1/R1 बराबर I2/R2 और ये बराबर है I3/R3 के, क्योंकि तीनों प्रतिरोधों में विभव समान है। ओके। अतः हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से भी कॉमन लेकर के इधर भेज दें तो I/V बराबर होना चाहिए 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3 के। ओके। तो जैसे ही ये होगा, यदि परिपथ का तुल्य अथवा प्रभावी प्रतिरोध R हो, तो V/I बराबर होना चाहिए R के, अर्थात I/V बराबर हो जाएगा 1/R के। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है? इसी प्रकार यदि N प्रतिरोध R1, R2, R3 Rn समांतर क्रम में जुड़े हों, तो परिपथ का तुल्य अथवा प्रभावी प्रतिरोध 1/R बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn के। ओके। तो एक बात तो यहाँ से आप लोग नोटिस कर लिए हैं कि संधारित्र के संयोजन और प्रतिरोध के संयोजन में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? समांतर क्रम में जोड़ने पर संधारित्र जुड़ जाते हैं, यानी कि C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाता है। लेकिन समांतर क्रम में हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रतिरोध है उसका उल्टा संयोजन हो रहा है। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे चलता जा रहा है। ओके। इसी तरह से श्रेणी क्रम में जो संधारित्र है उसमें इस तरह का फार्मूला इस्तेमाल होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध
R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि सिंपल संयोजन हो जाता है। बस इतना ही अंतर है, नहीं तो एकदम सेम टू सेम है। ओके, तो अब हम लोग ये समांतर क्रम संयोजन भी देख लिए हैं। इसमें भी इस फार्मूले को देख करके भी और इसको पढ़ने के बाद हम लोग कुछ विशेष निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो जिसको हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। इसमें भी कुछ विशेष मिलेगा, तो उसको भी लिख लेते हैं। विशेष में पहला पॉइंट है कि तुल्य प्रतिरोध R का मान समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम होता है। ओके, और ये फार्मूला से क्लियर भी है। दूसरा पॉइंट है, चूंकि I बराबर हमको पता है, अगर दो प्रतिरोध लगे हों समांतर क्रम में तो I बराबर होगा I1 प्लस I2। ओके, और तथा I1 अपान I2 बराबर R2 अपान R1 आएगा। आप लोग निकाल के देख सकते हैं कि I1 बराबर V अपान R1 और I2 बराबर V अपान R2 रख दीजिए इसमें, तो R2 अपान R1 के बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो अगर इन दोनों समीकरणों का इस्तेमाल करके हम लोग I1 और I2 निकालना चाहें तो हमको मिलेगा I1 बराबर IR2 अपान R1 प्लस R2 तथा I2 मिलेगा IR1 अपान R1 प्लस R2। ओके, और इस तरह का परिपथ जिसमें कि करंट विभाजित हो रहा है, यानी कि धारा विभाजित हो रही है, उस सर्किट को हम लोग कहते हैं करंट डिवाइडर सर्किट। करंट डिवाइडर सर्किट। ओके, वो कैसा दिखता है? दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हम लोग लगा देते हैं, ठीक है, और एक बैटरी से जोड़ देते हैं, तो इस परिपथ को हम लोग नाम देते हैं करंट डिवाइडर सर्किट। ओके, उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। और तीसरा विशेष हम लोगों को मिल जाएगा, यदि दो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में होने वाला शक्ति क्षय क्रमशः P1 व P2 हो, तो हमको पता है कि P1 बटा P2 होता है V स्क्वायर अपान R। तो P1 की वैल्यू होगी V स्क्वायर अपान R1 और P2 की वैल्यू होगी V स्क्वायर अपान R2। दोनों मान यहाँ पे रखेंगे तो मिलेगा R2 अपान R1, और R2 अपान R1 जो है वो I1 अपान I2 के इक्वल है। ओके, तो श्रेणी क्रम में क्या था? श्रेणी क्रम में P1 अपान P2 R1 अपान R2 के बराबर था, लेकिन समांतर क्रम में ठीक उसका उल्टा हो गया, R2 अपान R1। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है और तुरंत गलत हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पे V1 अपान V2 आता है, लेकिन यहाँ पे I1 अपान I2 है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में शक्ति क्षय का अनुपात दोनों प्रतिरोधों में धाराओं के अनुपात के बराबर होता है, और प्रतिरोधों के
इनवर्स अनुपात के बराबर होता है, रेसिप्रोकल रेशियो के बराबर होता है। उम्मीद है कि क्लियर होगा। ओके, तो इस क्लास में हम लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ लिया है। अगले क्लास में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इस क्लास में बस इतना ही, तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। ओके।